तो कैसे हैं गाइस सब, आप सभी का फिर से स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक कार्बनिक एनहाइड्रेस के इनहिबिटर के बारे में होगी। जी हाँ, हम डायबिटीज़ का तीसरा हेडिंग पढ़ने वाले हैं, तीसरा कैटेगरी कह लो पढ़ने वाले हैं। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को जानने से पहले ये कार्बनिक एनहाइड्रेस होता क्या है इसको जानते हैं। देखिए गाइस, एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है, जो लोकेटेड होता है हमारे रेनियल ट्यूब्यूल्स में, यानी कि आपके नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में, ब्रेन में, ऑस्टियोक्लास्ट में। ऑस्टियोक्लास्ट आपको पता ही होगा, जो डिजॉल्विंग करने वाली सेल्स होती हैं, बोन को डिजॉल्व करती हैं। और ब्लास्ट अगर बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, न्यू फॉर्म करने की जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है। बाकी आई की बात कर लें और पैनकेटिक सेल की बात कर लें। देखिए, काम तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि आई में पाया जाता है ग्लूकोमा में भी यूज़ होगा, इंट्राओकुलर फ्लूइड को कम करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बढ़ाएगा, और आई के प्रेशर को कम करेगा, है ना गाइस। आई यानी ग्लूकोमा। पैनक्रियाटिक सेल्स में कहीं ना कहीं इसका एस्टर प्रोडक्शन में इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको एक्टिवेट करने का कई कारण होता है, कई तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है। मैंने कुछ लिखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे के कारण इनको एक्टिवेट किया जा सकता है इनके रिसेप्टर पे। खैर, ये तो बस आपकी नॉलेज की पॉइंट है। यहाँ से आपको मेन पॉइंट स्टार्ट होता है जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कार्बनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में होता है, ठीक है। और आरबीसी में क्या करता है, एक तरीके से कैटलिस्ट के काम करता है, या हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन करा सकता है। किसका गाइस, तो कराता है ये CO2 का, ठीक है। अब CO2 का जब कैटलिस्ट की तरह काम करके हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन करा के उसको कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है गाइस, और कार्बनिक एसिड के साथ साथ उसमें SCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी CO2 कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक। अब आरबीसी में ही हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेस, तो गाइस समझो इस तरह से इमेजिन करना कि आरबीसी में कार्बनिक एनहाइड्रेस है, तो आरबीसी जो है लंग के पास भी जाती है गाइस। तो ये लंग के पास गई, और लंग के पास जाने के बाद ये जो आपका रिएक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, यानी बाइकार्बोनेट से अब ये CO2 बन जाएगा। जस्ट अपोजिट कर दो, और ये CO2 हम ब्रीथ आउट करते हैं, हम रिस्पायरेशन में मदद करता है ना। बहुत सिंपल से कार्बनिक एनहाइड्रेस का ब्रीथिंग में रोल। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन आपको पढ़ना है। दूसरा रिएक्शन आरबीसी के टहलते टहलते लंग्स के बाद पहुँचना, और इस रिएक्शन को उल्टा करके CO2 को ब्रीथ आउट करके निकालना, ठीक है गाइस। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि CA का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CA को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CO2 को बदल भी दे रहा है और साथ ही साथ ब्रीथ आउट भी कर रहा है। जैसे मैंने बताया, एस्टर फॉर्मेशन में इसका वर्क होता है, वो वहाँ मैं लिखा हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंस आता है इसके मैकेनिज्म ऑफ। देखिए, मैं ये जितने पॉइंट्स मैं आपके डाटा जितने भी लेके आया हूँ, सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जिंक का। जिंक का क्या रोल होता है CA के साथ। देखिए, जिंक क्या है कि पोटेंशिएट का काम करता है, फैसिलेशन देता है हमारे कार्बनिक एनहाइड्रेस को, यानी इसकी पावर को पोटेंट करता है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों मिलते हैं, H2 टू क्रिएट H+, ठीक है, H2H+ बनाने लगता है, यानी प्रोटॉन बनाने लगता है, या इसको आप कह लो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करने लगता है इसे। अब ये जो आपका प्रोटॉन या न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं CO2 के कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है गाइस। और CO2 के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं। ओके गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब अगर हम बात करें तो एक नॉलेज की छोटी सी और पॉइंट है कि CA इनहिबिटर सबसे, जो कार्बनिक एनहाइड्रेस है, ये एंजाइम सबसे पहले देखा गया था करीब, मेरे को अभी ना ईयर तो याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो गूगल करके, 1931 के आसपास इसको देखा गया था काऊ के आरबीसी में, गाय के आरबीसी में इसको सबसे पहले देखा गया था। अच्छा, इनहिबिटर्स की बात करें तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि CA इनहिबिटर, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूंगा गाइस, ताकि आप रिलेट कर सको और बेहतर तरीके से समझो। मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझो, कोई कॉन्सेप्ट बचे ना और कोई डिटेल बचे ना, ठीक है। तो बस अब इसके बारे में इतनी ही बातें काफ़ी हैं, और अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं। जी हाँ गाइस, तो CA इनहिबिटर्स की बात हो रही थी और CA इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना था। देखिए, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैं कई तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हूँ, 3 तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हूँ, और तीनों कहीं ना कहीं एक जगह के रिलेट होती हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन आता है इस टॉपिक पे, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करता हूँ। सबसे पहला जो देखते हैं, सबसे पहला सरल पे चलते हैं। सबसे पहला क्या है
कि आपको याद होगा मैंने डायबिटीज का सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, जब मैं ड्रग्स को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है सोडियम के, और H2 के रीअब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको बताया। तो जी हाँ, उसी से ही स्टार्ट है पूरी कहानी। यहाँ भी वही बात है, ध्यान से समझिएगा कि जो कार्बनिक एनहाइड्रेट है, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल है कि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो सके, मतलब कि जो आपका जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए। ये किसके वजह से होता है? कार्बनिक एनहाइड्रेट के होता है। अगर हम इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तो गैस होगा ये चीज़ नहीं होगा, यानी सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा और H+ आयन चला जाएगा PCT, है ना गाइस। एंड द एक्सचेंज H+ आयन, मतलब H+ आयन जाएगा आपके उसमें ब्लड में और सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। इन द एक्सचेंज लगाया हूँ मैं, PCT में कहानी हो रही है। अब अगर इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म और डिटेल की, तो H2 और CO2 H2CO3 बनाते हैं, या आप कह सकते हो HTCO3H टूटता है SCO3 प्लस H+ यानी प्रोटॉन में, जिसको वो बताया था न्यूक्लियोफिलिक वाले में। और आपको इसके बाद का फ्लो चार्ट याद ही होगा, तो आप आराम समझ सकते हो कहाँ अटैक करेगा, CO2 के कार्बोनिल पे और C पे, और अटैक करके उसको किस में चेंज कर देगा आपको पता ही है। सो देखिए, जो हमारा सोडियम है ना, इसकी एक एबिलिटी होती है कि रीअब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो हमें अगर इसको ही रोक देना होगा, अगर ये रीअब्जॉर्ब ना हो तो ये रीन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। तो वही होगा कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा जो रीअब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, और हमें को इसी को इनहिबिट करना है CA इनहिबिटर्स दे के, ठीक है। तो डीप जाके यहाँ पहुँचो और नॉर्मली जाके यहाँ पहुँचो। आप बस इतना याद रखना कि सोडियम को ही रीअब्जॉर्ब नहीं होने देना है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, उसको लॉस करा देगा, डायलिसिस करा देगा, ठीक है। नोट की बात मैंने यहाँ लिखी है कि जैसे कि यहाँ पर कुल मिला के देखा जा रहा है कि ये बाइकार्बोनेट का जो अपटेक है PT द्वारा, उसको इनहिबिट कर रहा है। देखो गाइस, डायलिसिस कर रहा है ना, बाइकार्बोनेट को निकाल रहा है ना, तो इनहिबिट ही कर रहा है एक तरीके से, और उससे क्या हो रहा है, यूरिन का एल्कलाइजेशन हो जा रहा है। और आपको पता है एल्कलाइजेशन टर्म क्या होता है, तो मैं फिर बता देता हूँ। फिर भी एल्कलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि पॉइजनस जो भी सब्सटेंस आपने इनहेल कर लिया है, किसी वजह से खा लिया है, तो उसको एलिमिनेट करने में मदद करेगा, यानी इसमें से जो एसिड के अमाउंट है उसको कम करेगा, सिंपली बात करूँ, और पॉइजनस को एलिमिनेट करने की मदद करेगा। तो ये आपका बस सिंपली सा लॉजिक है, और सिंपली सा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं, पर एक बार 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा आपको। मैं फिर से एक बार शॉर्टली आपको बता दे रहा हूँ, 2 बात याद यहाँ रखनी है। सबसे पहली बात कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है, ठीक, और बाइकार्बोनेट की डायलिसिस कराना है। जब बाइकार्बोनेट का डायलिसिस होगा, ठीक, तो उसका अपटेक बंद हो जाएगा और एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा गाइस, यानी आपके पॉइजनस रिमूव हो जाएंगे बॉडी से। अब CA इनहिबिटर का देखिए बहुत ही कठिन तरीके से था, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश किया आपको बताने का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट भी बता दिया इसका, जो शायद ही कहीं मिले आपको, तो ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं इसके ADR की बात करूँगा, कुछ कंट्राइंडिकेशन पॉइंट्स की बात करूँगा, ठीक है जी हाँ। तो इसके यूज़ और ADR को देख लेते हैं। यूज़ का सबसे पहला है ग्लाइकोमा, जैसे मैंने बताया था। ग्लाइकोमा कैसे, अगर आप कहोगे तो इस तरह से बस समझ सकते हो